ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी और पहचान भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों में फंसकर सिमट गई। वो भारत में सरबजीत सिंह ढिल्लों तो पाकिस्तान में कभी मंजीत तो कभी खुशी मोहम्मद के नाम से कागजों पर घूमता रहा, पर आखिर में वो अपने देश लौटने और अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने से महरूम रह गया। सरबजीत को शहीद किया, सरबजीत को कत्ल किया। पाकिस्तान सरकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं सरबजीत की। जी हां, सरबजीत का निधन हो गया है। कल रात 1:30 बजे उसने अंतिम सांसें ली और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था वहीं पर अंतिम सांसें सरबजीत ने ली हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि इस वक्त ये अपडेट, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरबजीत के पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया है भारत को। जी हां, पाक ने सौंप दिया है सरबजीत का शव। ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से आपको हम बता दें, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम किए जाने के बाद अब सरबजीत का शव सौंप दिया है। एयर इंडिया का विमान भारत से पाकिस्तान रवाना हो चुका है और उसी विमान से सरबजीत के पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि पाक ने सरबजीत के शव को सौंप दिया है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक टीम का, डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। वो टीम सरबजीत के पोस्टमार्टम को लेकर पोस्टमार्टम कर रही है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल न्यूज से आता आशिफ इकबाल, और आशिफ से बात करते हैं। आशिफ, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, खबर मिल रही है कि पोस्टमार्टम हो चुका है और अब
सरबजीत के शव को, पार्थिव शरीर को पाकिस्तान ने सौंप दिया है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से कवायद की जा रही थी, जिस तरह से बात साफ थी कि 3 बजे के बाद शव को दिया जाएगा। 100 पाकिस्तान जो है वो भारत के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, जो भारत के प्रतिनिधि वहां पे हैं, जो राजनयिक हैं, उनको सौंपेगा। और ठीक वैसे ही 3:22 पर 100 सौंपे जाने की खबर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि अब वहां से एयर इंडिया के खास विमान से वहां से 100 को लाहौर से अमृतसर लाया जाएगा। मतलब साफ है कि जिस तरीके से ये तमाम प्रेशर जो भारत सरकार ने बनाया था, जो भारत सरकार ने ये बात साफ कही थी कि जिस तरीके से अगर ये घटना घटी है उसमें पाकिस्तान की स्थिति संदेहास्पद लग रही है, और उसको देखते हुए पाकिस्तान को अपनी चीजों को क्लियर करना होगा। और भारत इस पर बहुत प्रेशर बनाया हुआ था कि मुझे 100 हमें सौंपना होगा, आपको 100 हमें सौंपिए, हम यहाँ पे लाएंगे और अपने राजकीय सम्मान के साथ उस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ठीक वही पाकिस्तान में ने भी जो एक टीम गठित की थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी, पोस्टमार्टम करने के बाद नेहा इस पूरे मतलब सरबजीत के 100 को यहाँ भारत के राजनयिक और भारत के जो अधिकारी यहाँ से गए थे दिल्ली से, उन लोगों को सौंप दिया गया है। और अब वो लोग लाहौर से उस शव को एयर इंडिया के खास विमान से लाहौर से लेकर जालंधर पहुंचेंगे और अमृतसर पहुंचेंगे, और अमृतसर के बाद फिर वो उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां कल अंतिम संस्कार होगा, जहां पे राजकीय सम्मान के साथ। और परिवार भी उनका दिल्ली से यहां से निकल चुका है वहां पहुंचने के लिए। बिल्कुल आशिफ, जिस तरीके से ये बड़ी खबर, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इंडिया का विमान है वो वहां पहुंच चुका है। इसके अलावा सरबजीत के पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया है भारत को। वहां कितने बजे वहां से ये एयर इंडिया का विमान चलेगा, और क्या उम्मीद लग रही है, कब तक भारत पहुंचने की उम्मीद है इस विमान की? देखिए 4:20 पे वहां अभी जो जानकारी है प्राप्त है कि 4:20 पे, उससे थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि देखिए फॉर्मेलिटीज यहां पूरे करने की बात है। यहां उन फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, क्योंकि 3 बजे की बात कही गई थी। ये माना जा रहा था कि 3 बजे के बाद शव को दिया जाएगा, पाकिस्तान भारत को 3 बजे के बाद शव सौंपेगा, और ठीक वैसे ही हुआ। 3 बजे के बाद ही शव सौंपा गया है। तो अब कुछ देर का वक्त और होगा, और उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाहौर से एयर इंडिया एक खास विमान से, जिस विमान को भेजा गया है सिर्फ सरबजीत के 100 को लाने के लिए, वहां से लेकर वो अमृतसर के लिए रवाना होंगे। और अमृतसर पहुंचने के बाद उनका परिवार अमृतसर एयरपोर्ट पर उम्मीद है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि दिल्ली से काफी देर पहले ही उनका परिवार अमृतसर के लिए रवाना हो चुका है। उनकी बहन, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां यहां से रवाना हो चुकी हैं। राहुल गांधी के साथ उनके घर से बाहर निकले लोग, और उसके बाद एयरपोर्ट तक आधे रास्ते तक राहुल गांधी साथ गए। और पीएल पुनिया जो SC कमीशन के अध्यक्ष हैं वो थे, राजकुमार खेमका थे, राजकुमार वेरका थे, और साथ में वो लोग परिवार के यहाँ से भेजा गया है। मतलब साफ है कि स्थिति एकदम साफ है कि 6 से 6:30 बजे के लगभग ये माना जा रहा है, जो अभी अनुमानित एक वक्त है कि 6 से 6:30 बजे के लगभग अमृतसर शव पहुंचेगा, जहां पे इनका परिवार भी वहां पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये लोग उनके पैतृक स्थान पे लेकर जाएंगे सरबजीत के शव को। बिल्कुल, रात 1:30 बजे सरबजीत के निधन की खबर आई, और इसके बाद जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया गया है जो पोस्टमार्टम करेंगे सरबजीत के शव का, क्या ये साफ हो पाया? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी नहीं दी जाएगी, उसमें वक्त लग सकता है। अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या सरबजीत के पार्थिव शरीर के साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी भारत सरकार के जो नुमाइंदे गए हैं पाकिस्तान, वो लेकर आएंगे, या उसे बाद में दिया जाएगा? देखिए डिमांड तो ये होगी जरूर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत सरकार पे दबाव लगातार पड़ रहा है और लगातार इन चीजों को क्लियर करने की बात है, ये बिल्कुल भारत सरकार के राजनयिक जो है, जो अधिकारी जो गए हैं, वो चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिले। लेकिन अगर वो फॉर्मेलिटीज करने में या जो डॉक्यूमेंटेशन करने में अगर टाइम लगता है, तो अभी फिलहाल जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे प्रायोरिटी पर है, वो है सरबजीत का शव। वहां से लेकर आना बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पहली बार ये तस्दीक हुई कि सरबजीत नहीं रहे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि हम शव नहीं देंगे। लेकिन बाद में जब भारतीय राजनयिक ने और भारत के चाहे आप भारतीय सरकार ने आके कहें कि भारत सरकार ने इसकी पहल की कि नहीं, शव हमें दिया जाना चाहिए, हम उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तब उसके बाद बहुत आप कह सकते हैं कि उसमें भी काफी वक्त लगा इन चीजों को क्लियर होने में, इन चीजों को कि पाकिस्तान सरकार उस शव को देने के लिए तैयार हो गया है, और अब लगभग जाके ये मुहर लग चुकी है नेहा, और वो लोग अब शव लेकर वहां से निकलने वाले हैं। वहां से जब निकलेंगे लाहौर से, तो अब मतलब एक बात साफ हो जाएगी कि अब वो शव भारत आएगा और भारत उनके पैतृक स्थान पे पहुंचे। बिल्कुल आशिफ, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले पाकिस्तान राजी नहीं था सरबजीत के शव को देने के लिए, लेकिन बाद में वो राजी हुआ। पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं आपको ही लगता है कि कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है?
आखिर पाकिस्तान ने अपने फैसले को क्यों बदला और क्यों इतनी आसानी से पाकिस्तान मान गया सरबजीत के शव को भारत लौटाने के लिए? क्या इसके पीछे एक वजह हो सकती है जो बात सरबजीत की बहन ने कही कि पहले ही सरबजीत की मौत हो चुकी थी? कहीं ना कहीं जुटलाया जा रहा था, यह दिखाया जा रहा था कि सरबजीत जिंदा हैं, डीप कोमा में हैं, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस बात को पाकिस्तान सरकार भी समझ रही थी कि अगर यह बात खुलती है तो और हंगामा होता है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल है ये। इसी वाजिब सवाल के साथ तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे, हम लोग भी ये सवाल किया और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि अंदेशा जाहिर की जा रही है। क्योंकि आप सुबह आप प्रधानमंत्री के अगर आप बयान को देखें तो प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहा था कि ये मानवता का खून किया गया है। जिस तरीके से मानवीय संवेदनाओं की संवेदनहीनता में बदला गया है वो बिल्कुल नाकाफी है। वहां दोषियों को सजा देने की बात कही गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री ने कहा कि हम इस मसले को लेकर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास अधिकार में जाएंगे, अधिकार वहां पे बात करेंगे हम इसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशिफ। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर साजिश यहां पर नजर आती है और गंभीर आरोप सरबजीत की बहन ने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही उनके भाई की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं छुपाया गया, ये दिखाने की कोशिश की कि सरबजीत जिंदा हैं। इसके अलावा भी और भी गंभीर आरोप यहां पर सरबजीत की बहन ने लगाए हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से आशिफ आपने भी सुना होगा वो बयान जिसमें दलबीर कौर ने कहा है कि उनसे उनके भाई की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सोचने की जरूरत है और भारत सरकार को भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कैसे इसे रोका जाए और कैसे जो कह सकते हैं जो विदेशी पॉलिसी है हमारी उसे लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं कैसे उसे रोका जाए। तो लगता है आप आसिफ से संपर्क नहीं हो पा रहे, लेकिन लगातार अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं। इस खबर पर लगातार चैनल वन न्यूज की नजर बनी हुई है। 1:30 बजे ये खबर आती है कि सरबजीत ने अंतिम सांसें ली और वहीं अगर सरबजीत की बहन की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके भाई की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अभी भी सरबजीत जिंदा हैं, लेकिन सरबजीत की बहन, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां जब पाकिस्तान गई और जिस हालत में सरबजीत को अस्पताल में उन्होंने देखा उससे उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि अब सरबजीत जिंदा नहीं रहे। लेकिन बावजूद इसके ये सब कुछ एक दिखावा किया गया। इस बात को लेकर साफ तौर पर आक्रोश सरबजीत की बहन की आवाज में देखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि भारत के एक सपूत ने बलिदान दिया है और उसका बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये सारी बातें सरबजीत की बहन ने कही। और फिलहाल इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीधे जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ पीडी शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में। शर्मा साहब, क्या आप अभी सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। ये अपडेट आया है कि एयर इंडिया का विमान जो भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ वो फिलहाल पाकिस्तान पहुंच चुका है और सरबजीत के पार्थिव शरीर को, उनके शव को भारत को सौंप दिया गया है। अब इसी एयर इंडिया विमान के जरिए जो सरबजीत का शव है वो भारत आएगा। तो पिछले 23 सालों से सरबजीत की आंखें जिसे देखने के लिए तरस गई थी और आपको बताते चले कि देश में गुजरते हर लम्हे के साथ सरबजीत जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी आई तो सरबजीत फिर हो गया एक धोखे का शिकार। लेकिन इस बार उसे धोखा दिया उसके ही शरीर ने। ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है। पिछले 23 साल से पाकिस्तान की जेल में कैद एक भारतीय किसान सरबजीत की, जो बेकसूर तो था पर पाक की जंजीरों में ऐसा जकड़ा था कि उसे अंत में मौत ही नसीब हुई। मेरा कोई दोष नहीं, मुझे मेरे वतन वापस जाने दो। शायद इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराते सरबजीत की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी।
अपनी जिंदगी के 23 साल पाक की जेल में गुजार चुके सर्वजीत उन सभी खुशहाल पलों को अपने परिवार के साथ जीना चाहते थे, पर उनके एक कदम ने मानो उनकी सारी खुशियां ही छीन ली। सर्वजीत को ना तो अपने वतन पर दोबारा पैर रखने का मौका मिला और ना ही अपने परिवार के साथ खुशियां बांटने का मौका। मिली तो सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर मौत। मैं खामोश हूं, पर मैं बेकसूर हूं। मुझे वापस आना था वतन पर। एक कदम की दूरी ने छीन ली मेरी खुशियां। मैं खामोश हूं, पर फिर भी मौजूद हूं। मेरी खामोशी ने की मेरी वतन वापसी। मैं भारत मां की गोद में ना सो सका तो क्या, मैं भारत की मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं खामोश हूं, पर फिर भी मौजूद हूं। मिथिलेश यादव, चैनल 1 न्यूज। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ बीडी शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। धन्यवाद। शर्मा साहब, सर्वजीत की मौत हो चुकी है, इस खबर पर यहां पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि भारत के एक सपूत ने अपनी जान गंवा दी, या ये कहे कि उसका बलिदान। क्या लगता है आपको, क्या उसके बलिदान के बाद अब भारत सरकार जागेगी? हमें बिल्कुल इससे सबक लेना चाहिए कि हम इंटरनेशनल अपनी सियासत में इतने कामयाब नहीं हुए। ये जो मुद्दा चला जिसमें सर्वजीत जो हैं, जिन्होंने अपनी जान दी, ये बड़े दुख की बात है कि उसको हम अपने वतन नहीं ला सके। 1990 91 से ले जब उनको वर्डिक्ट किया गया, तब से लेकर के कभी भी हमने अपने आप को ना तो ह्यूमन राइट्स में लेके गए, ना ही जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू या यूएन के थ्रू इस चीज को लेकर कोई हमने इशू बनाया। हम बल्कि उनके जो भी वर्डिक्ट है उसको मान करके चलते रहे और अपने जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो बीजेपी आई हो, चाहे यूपी आई हो, किसी ने भी इतने सॉलिड स्टेप नहीं लिए और ना ही कन्विंस कर पाया। हम लोग केवल ये देखते रहे कि हम किस तरह से उनके हाथों में खेलते रहे और एक आदमी को हम वापस नहीं ला पाए जो कि गुनाहगार नहीं था। बिल्कुल। वो आदमी अपने आप को हर समय ये बोलता रहा कि मैं हिंदुस्तान का वासी हूं। ऐसे बहुत सारे आदमी क्रॉस हो जाते हैं और क्रॉस होने के बाद में कई बार किस तरह से पकड़े जाते हैं, फिर उनका आपस में एक्सचेंज भी होता है। सर्वजीत का एक्सचेंज हुआ ही नहीं। उसका एक्सचेंज ना होने का सबसे बड़ी कारण ये थी कि हम अपने जो सियासती दांव था उसमें फेलियर रहे। उसको हम ये प्रूव नहीं कर पाए, जबकि वो लोग ये प्रूव करते रहे। हमें तो ये लेके चलना था वो मंजीत सिंह नहीं है। जब वो मंजीत सिंह ही नहीं है तो उसको सर्वजीत को कैसे फांसी दे सकते हो? बिल्कुल। वो हमें अपना प्रूव करना था कि ये सर्वजीत ये है। तो वो जो चीजें थी छोटी छोटी, जिनको हमने बहुत गौर से नहीं देखा और हम केवल एक ही तरह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने किस तरह से इसको हमारे साथ में लिया है, हमारे आदमी के साथ में लिया है। देखिए 2005 में ये अचानक जो है, जब गवर्नमेंट्स का आपस में एक्सचेंज हुआ, थॉट्स एक्सचेंज हुए, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद में इसको वर्डिक्ट को रोका गया। बिल्कुल। और उसके बाद सडनली 2008 में जब मुशर्रफ साहब आए, तो जब मुशर्रफ साहब आए उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट एग्रीड एंड ही इज वन ऑफ द विक्टिम एंड ही इज किल्ड सो मेनी पीपल एंड ही इज टू बी हैंग्ड। उसके बाद ये देखिए 2009 में फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने इसको स्टे किया। तो जब ये हमारी चीजें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं से झुक रही है, परंतु हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया। मैं सोचता हूं कि प्रेशराइज होना जरूरी था और हमें उस आदमी को
ये प्रूव करके वापस आना चाहिए था कि वो मनजीत सिंह है नहीं, बल्कि वो सरबजीत सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं हस्तक्षेप किया गया, अगर भारत सरकार चाहती तो सरबजीत अपने देश अपने वतन वापस लौटता, लेकिन जिंदा लौटता। ये इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है फॉरेन पॉलिसी का। भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों ये मैसेज लगातार भारत की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे तमाम पड़ोसी देशों की हम बात करें, ये मैसेज जा रहा है कि जो भारत है वो सॉफ्ट कंट्री है। ये मैसेज कब, अब वक्त है कार्रवाई का, अब वक्त है मैसेज देने का, कब देगा भारत सरकार ये मैसेज? यहां हमारी सरकार, मैं कहता हूं, इस मुद्दे पर कमजोर पड़ गई। और देखिए, 23 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। उम्र कैद भी 14 साल की होती है, ये उम्र कैद से ज्यादा हो गया। अगर किसी आदमी को सजाए मौत भी देनी हो तो वो 14 साल या उम्र कैद की दी जाती है। ये 23 साल से उसके जेल में पड़ा हुआ है और उसके बावजूद ये हैंगिंग है कि भाई वो उसको फांसी जरूरी देनी है। तो इस तरह से मैं सोचता हूं ये मुद्दा लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि यस, हम उसमें एक फेलियर रहे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर टू होम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह से वो प्रूव करके और नेगोशिएशन करके इसको हमें लेना चाहिए था। हमारे जो चाहे वकील हों, चाहे जुडिशरी हो, उनकी जुडिशरी एक बार सॉफ्ट हुई है और जिसकी वजह से ये जो अभी अलाउ कर दिया था कि भाई ये वापस जाएगा और कुछ इस तरह से बातें हुई। परंतु जैसे 2009 में जरदारी साहब ने हुक्म दे दिया कि अच्छा इसको वापस कर दिया जाए और वर्डिक्ट दे दिया कि यस, उसको हैंग नहीं किया जाएगा, वापस कर दिया। पर इमीडिएटली विद इन 4 to 5 आवर्स जो वहां के इस्लामिक ग्रुप थे उन्होंने उसको वर्डिक्ट को चेंज करवा दिया। वो सरबजीत ना होके सुरजीत हो गया, सुरजीत हो गया। तो सुरजीत को बेचारे को वापस दे दिया हिंदुस्तान में और सरबजीत वहीं पर रह गया। तो ये कुछ न कुछ वहां पर बिल्कुल इससे दबाव हुआ। किसका दबाव हुआ? गवर्नमेंट चाहती है, उनकी गवर्नमेंट भी चाहती है हमारे साथ में ठीक नेगोशिएशन करना, अगर हम उसको चीजों को एक एक देखें। परंतु हमारा उस चीज के लिए परसू करना कि हम शर्मा साहब आपने दबाव की बात की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार पर भी दबाव है, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब इस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह का आरोप सरबजीत की बहन ने लगाया है कि सरबजीत की जेल में जिस तरीके से साजिश रची गई, उन पर हमला हुआ, बाद में उनकी मौत हुई, ये सब कुछ पाकिस्तान में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इस चीज को बिल्कुल कहूंगा कि पाकिस्तान में जो चुनाव हैं 11 मई के, उनको लेकर के डेफिनेटली कुछ न कुछ बात जरूर है, नहीं तो इतनी ढील ना होती। जबकि सबको मालूम हो गया था, हमारा मीडिया बोल रहा है, उनका मीडिया बोल रहा है, उनके एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, बट नथिंग हैज बीन डन, कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब वहां पर जो जेल के अंदर जो कार्रवाई हुई है या इस्लामिक जो ग्रुप हैं, वो जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज का दबाव उनके ऊपर रखा होगा। आप देखिए, पाकिस्तान इज कमांडेड बाय 3 एजेंसीज। एक तो पहली है उनकी अपनी गवर्नमेंट, जो अभी सिविल गवर्नमेंट चल रही, बड़ी अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दूसरा जो है आर्मी से चलती है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, आर्मी भी बड़ा सेंसिबल काम करती है। तीसरा जो है वो आर्मी से प्रेरित ISI है और साथ ही में उसके साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके साथ में वो किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते, किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो अपना एक मुद्दा लेके चले, उन्हीं की वजह से अफगान प्रॉब्लम हुई, उसी की वजह से बलूच प्रॉब्लम हुई, उसी की वजह से जो ना पाकिस्तान में या कराची में जितने भी होते हैं, वो इनको भी मालूम है कि कौन सा आदमी है। तो ये पॉलिटिक्स में जो दाव पेच खेले जाते हैं, जो हिंदुस्तान में कहते हैं बाहुबली या एक्सट्रीमिस्ट या कुछ इस तरह से, तो वो जो है इस तरह से जो चलते चले जाते हैं, वो अपना जरूर जो है वो दाव दिखाते हैं कि हमने ये कराना है। तो ये जिस समय बता भी दिया गया कि वो खुद बता रहा बंदा कि मुझे जो है ना मारने की साजिश हो रही है, उसके बावजूद ही ना तो जेलर ने कुछ देखा, न ही
कोई प्रोटेक्शन दी गई, और अब जब अटैक भी किया गया तो अटैक के देख लीजिए। बिल्कुल, यानी कि शर्मा साहब ये कहा जा सकता है कि सरबजीत की मौत कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की राजनीति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसका भी रोल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलावा भारत की बात करें तो भारत की राजनीति भी इस समय गरमाई हुई है, क्योंकि सरबजीत की मौत को लेकर जहां हर तरफ तमाम पार्टियां, तमाम नेता दुख जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर हमला करते भी दिखे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुनाते हैं। पहले प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द मिले। पाकिस्तान सरकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स बात कर रहे हैं, और जैसे बॉडी आ जाएगी, फैमिली की जो इच्छा होगी, जहां उनको अंत्यविधि करना होगा वहां किया जाएगा। सरबजीत सिंह की जो हत्या हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं। और जो भी इस प्रकार के हालात पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उसके लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर यदि मैं मानता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिप्लोमेटिक फेल्योर मानता हूं। पाकिस्तान की जेल में ये पहली सरबजीत सिंह की हत्या नहीं है, बल्कि इसके पहले भी चमेल सिंह की हो चुकी थी। और पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी जानकारी सारे देश को है। मैं समझता हूं कि कुछ इफेक्टिव डिप्लोमेटिक स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए होते तो शायद इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता था। उस पर हमला होने वाला था, ये उसके परिवार ने मिलकर सुशील कुमार शिंदे, परनीत कौर और सलमान खुर्शीद को बताया था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के शासन से बात करके वहां जेल में सिक्योरिटी नहीं दे सके। तो ये बहुत ही एक लचर विदेश नीति की ये एक बलि है। तो ये सरकार किसी को नहीं बचा सकती है, ये खुद को बचाने में ही लगी है। सरबजीत की जो मृत्यु है उसको मैं हत्या मानती हूँ। सरबजीत है वो एक डेथ रो का कन्विक्ट था। उसको एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एक अकेला सेल मिलता है जिसमें उसको रहना चाहिए था, और बावजूद उसके ऊपर इस तरीके का अटैक होता है, जबकि चमेल सिंह के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो उससे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और लॉ एंड ऑर्डर, वो दोनों ही पाकिस्तान में महत्वपूर्ण नहीं है। सरबजीत की हत्या की है वो निश्चित तौर से बर्दाश्त से बाहर है। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी सरकार, वो सरकार जो सरकार की जिसको कि सारी घटनाओं की जानकारी थी, उन सरबजीत के परिवार ने लिखित रूप में इस सरकार को सब कुछ बता के रखा था कि सरबजीत की हत्या वहां पर आतंकवादी, वहां पर आईएसआई करा सकती है। उसके बावजूद भी इस शैतानी साजिश को तमाशाई बनकर के हमारी सरकार देखती रही। जहां पर वो अपराधी हैं पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकवादी। सरबजीत का कत्ल पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान में चुनाव चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अब ये बात कहने की कोशिश की है कि सरबजीत का जो मैटर है उसको कसाब और अफजल गुरु से जोड़ने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने उसका कत्ल करके ये साबित करने की कोशिश की है कि हमने बदला ले लिया है। तो विपक्ष का आरोप है कि इफेक्टिव डेमोक्रेटिक स्टेप्स अगर भारत सरकार की तरफ से उठाए जाते तो आज ये नहीं होता। लगातार हमारे साथ शर्मा साहब बने हुए हैं। शर्मा साहब, लचर विदेश नीति, इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाए गए भारत सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे एक कह सकते हैं देश का एक नागरिक जिसे जान देनी पड़ती है, जिसे इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब विदेश नीति में बदलाव होना चाहिए, या कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से चालें चली जा रही हैं उसका जवाब देना अब जरूरी बनता है? देखिए, अगर आप अपने आप बड़े सशक्त हैं, बड़े मजबूत हैं, तो आपका लोहा दुनिया मानेगी। बिल्कुल, चाहे वो छोटे से छोटा मुल्क हो, इजराइल की तरह, या कोई भी हो। अगर आप अपने आप को बताओगे कि हाँ मैं बहुत ताकतवर हूं, तो कोई भी आपको जो है सलाम करेगा। जी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आर्मी है, हम इतने ताकतवर हैं,
हमें मालूम है कि मैं खुद एक फौजी हूं, हमें मालूम है हमारा पोटेंशियल क्या है और हम क्या कर सकते हैं, परंतु जो फेलियर है वो केवल सोच में फेलियर है। हमने जो अगर पंचशील का ले रखा है वो चोला, तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें अपना को बताना पड़ेगा दैट वी आर स्ट्रांग। जो हमारे को अपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो दब के नहीं होगी, दब के फॉरेन पॉलिसी नहीं होती ना। जहां अपने मोहल्ले में भी देखिए, जो आदमी जो हल्ला करता रहता है तो उसको सब दूर दूर से सलाम करते हैं। अभी जो है आज के मॉडर्न टाइम में इतना जरूर है कि हम देखिए साथ में हमारे चाइना है, हम उसको बड़े आराम से बात करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ में रशिया एंड अमेरिका है, हम उनसे बड़े आराम से बात करते हैं। परंतु जिस समय पाकिस्तान की बात आती, पाकिस्तान हमारे से उस तरह से बात नहीं करता। क्यों? उसका रीजन ये है कि वी आर शोइंग कि हम बड़े सॉफ्ट हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शर्मा साहब इस घटना के बाद भी ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से ये दिया जा रहा है, देने की कोशिश की जा रही है कि आपने हमारे जिस तरीके से अफजल गुरु की बात करें, उस कैदी को फांसी की सजा दी, हमने भी आपके कैदी को यहां पर मौत दी है। कहीं ना कहीं ये जो मैसेज, ये गलत मैसेज है और ये दिखाने की, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेकड़ी है, उन लोगों की हेकड़ी है जो नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच कभी अमन बना रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। ये गलत ख्याल होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती, परंतु अफजल गुरु को इसके साथ में जोड़ना। देखिए, अफजल गुरु के मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो हिंदुस्तानी था, वो कश्मीरी था। उसको जो उसने कॉन्स्पिरेसी की, वो पार्लियामेंट पे जो अटैक किया, उसके तहत उसको फांसी दी गई। ये जरूर है कि प्रोसीजर जो हमारी बात हुई है, जो हमने की है, जो एक्शन लिए हैं, उसमें हो सकता है जिसने पब्लिक को अनाउंस किया हो। तो इसी तरह से कसाब, अब मैं कसाब का केस लेता हूं। कसाब जो है, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो हमारा आदमी है, जबकि हम सरबजीत को कहते रहे वो हमारा आदमी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का कसाब पाकिस्तान का आदमी था, वो वहां से इधर आया था, वो बता भी रहा है, पर फिर भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब पाकिस्तान में वो एक जज्बा नहीं है जो कन्फेस कर सके, जिसको करेज ऑफ कन्विक्शन कहते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर है। बिल्कुल। शर्मा साहब, अपनी चीजों को स्वीकार करने में तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कतराता है, लेकिन साथ ही साथ जो सच्चाई है उसे भी वो स्वीकार नहीं करता। जिस तरीके से आपने कहा कि अफजल की हम बात करें, अफजल ने बाकायदा हमारे देश में हमला किया था, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन वहां पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जो भारत से शायद नफरत करते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है कि ये सब कुछ हुआ। मैं बिल्कुल आपकी बात से वाजिफ हूं कि कहीं ना कहीं उनका ये सोच है, पर वो सोच गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट भी कई चीजों से चलती है, उसमें नरम ग्रुप भी होता है, सख्त ग्रुप भी होता है, और साथ साथ में जैसे मैंने कहा फंडामेंटलिस्ट भी होते हैं। तो फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो इस तरह से अपना जोर दिखाने के लिए, इवन वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कहना नहीं मानते। पाकिस्तान के आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर है और एक्सटर्नल मिनिस्टर है और जो उनका प्रेसिडेंट है, वो सब बोलते हैं कि हम भी इनसे बड़े तंग हैं। यानी कि वो कराची में, चाहे इस्लामाबाद में हो या कहीं भी हो, वो सब जगह जाकर के बम ब्लास्ट करते हैं, मारते हैं, आदमियों को भी मारते हैं। इसका मतलब उनका दबदबा जो है वो इनके हाथ में नहीं है, और वो जो अपनी मर्जी करते हैं, जो वहां जितने भी घूमते हैं वो टीवी में भी आते हैं। तो उसको आपने देखा होगा कि किस तरह से वो घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस तरह से एक कमजोर गवर्नमेंट है, और अभी जो जुडिशरी उनकी थोड़ी सी ताकतवर हुई है, परंतु इतना हमें जरूर कहना चाहिए कि उनका जो है नजरिया, जो डेमोक्रेटिक नजरिया है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लोगों में चेंज हो रहा है। परंतु हम जो इस सर्वजीत का मुद्दा लेते हैं, इसमें जरूर उनके जो 5 साल के डिप्लोमेटिक, उसमें हम जानते हुए कि उनकी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी हमें बात करनी चाहिए थी। ये तो मुशर्रफ का जमाना नहीं है जो उसने एकदम जो है वर्डिक्ट दे दिया उसको चेंज नहीं करूंगा, और उसने तो बहुत ही ज्यादा अपने जो चीजें की वो आपको सबको मालूम है। परंतु यहां हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और भी ज्यादा भरोसा
होना चाहिए था, जो कि हम अपना नहीं यानी कर कि पाए। भारत सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए थी, अपनी बात रखी जानी चाहिए थी, बदलाव की उम्मीद लानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार चाहती और थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश करती तो शायद आज कुछ और वक्त होता और शायद आज सरबजीत जिस तरीके से अपने देश वापस तो लौट रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि उनका पार्थिव शरीर, ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता सरबजीत के परिवार को। 23 साल से पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत ने जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ दिया। 26 अप्रैल को जेल में उनके ऊपर 2 कैदियों ने हमला किया था और उसी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और रात के 1:30 बजे यह खबर आई कि सरबजीत ने अंतिम सांसें ली। इस खबर के बाद ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 6 दिनों तक लाहौर के जिन्ना अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने वाले सरबजीत सिंह आखिरकार अपनी मौत से हार गए। देर रात करीब 1:30 बजे लाहौर के जिन्ना अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर से न सिर्फ उनके परिवार वालों को गहरा सदमा पहुंचा, बल्कि पूरे देश में इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ गई। देश के कई इलाकों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सरबजीत के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द मिले। पाकिस्तान सरकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स बात कर रहे हैं और जैसे बॉडी आ जाएगी, फैमिली की जो इच्छा होगी, जहां उनको अंत्यविधि करना होगा वहां किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी घटना पर गहरा दुख जताया और दोषियों को कड़ी सजा देने की वकालत की। उन्होंने ट्वीट किया है, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने मामले पर मानवीय आधार पर विचार करने की भारत की दलील पर ध्यान नहीं दिया। सरबजीत की आत्मा को शांति मिले। सरबजीत के परिवार के दुख में देश उनके साथ है। सरबजीत की मौत से गुस्साई उनकी बहन दलवीर कौर ने पाकिस्तान पर जमकर हमला किया और विश्वासघात का आरोप लगाया। As of now, the officials of the Indian High Commission there, Councillor Dr. Akino Vimal and Mr. Das, I think Das Gupta, who is the attaché there. It is expected that the aircraft will be received on arrival there by the Minister of State for External Affairs, Ms. Praneeth Kaur. As regards other issues that you raise in terms of the autopsy and other whether there were anybody from the Indian mission there, as all of you are aware, the autopsy is a medical procedure and only medically qualified people can attend that and can discern what is happening. So obviously we do not have anybody there. As and when the autopsy report is received, we will of course communicate it to the family members. At this stage, I do not have information of how long the timeline will be for receiving that report. Yes, Vishal. Did Pakistan consult with India before taking Sarabjit off the life support systems, and had India asked for this kind, for being informed before the life support systems were taken off? I think I resent that question that you ask us, that we would ever be consulted on such a matter and we would ever be party to such a decision. I mean, please understand that all of us have been toiling to try and ensure that an Indian citizen's life is helped. And do you think that this sort of a issue will ever be raised with the Indian High Commission? So I think this issue is just off the table. Never was this an issue. Nobody raised it with us. We didn't expect this to be raised because our idea was to ensure that he lives as long as possible and not to turn off his life support system. So I totally resent even an allusion of that. Yes, sir. चीन को लेकर किस तरह की इस टाइम आपकी तरफ से तैयारी चल रही है कूटनीतिक तौर पर, क्योंकि किसको लेकर? चीन से जो आपकी बात चल रही है। ऐसा करते हैं, एक इस मुद्दे पर पूरे सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर और दूसरा मुद्दा लेते हैं। और किसी को? यस, पारुल।
Is there any thinking within the government to take up Sarabjit's case politically? So far we've seen diplomats talk with diplomats. Politically, will the government take up Sarabjit's case from here on? At this stage, our primary focus is to ensure that the body of Sri Sarabjit Singh comes back to India as early as possible and he is given a burial among his near and dear. That's the primary focus. And we've had interactions at various levels on this. We've had the Foreign Secretary talk to his counterpart. We've had the the Indian High Commissioner in Pakistan talk to the Chief Minister of Punjab. We've had our Deputy High Commissioner talk there with various officials. We've had our officials dealing with Pakistan in touch with officials of the Pakistani High Commission. So let me assure you that everything possible is being done at all levels. If there is a requirement of anything else that requires a further initiative at any level, I'm certain there would not be any hesitation in any segment of the Indian state to provide assistance or to ensure that our goals are met in this context. Yes, sir. Andrew. Yeah. Sir, obviously this has a long history, it goes back 23 years. Has the Indian government ever expressed an official position on where it stands on whether or not Mr. Singh was guilty of the allegations that were levelled at him by Pakistan? I think the issue of this is not a new story. We have raised it at every level, and if we thought there was any and if we didn't think that this was a case deserving of humanitarian and sympathetic consideration, we wouldn't have raised it even at the level of the Prime Minister of India in his summit level meeting as far back as in 2005 with President Musharraf. Since then we have raised it on numerous occasions at all levels, at the level of the Foreign Minister, at the level of the Home Minister, at the level of the Foreign Secretary, at the level of our High Commission there. And in each of these cases, we have reiterated the need to deal with this sympathetically and in a humanitarian manner. And if we were not convinced of that, we wouldn't have done that. What's the government's position on whether or not he was guilty of the allegations that were levelled at him by Pakistan? Pardon? Sorry, clearly you've made clear your belief that the case should be treated humanely, but has the government ever stated whether or not it believes he is guilty or innocent of the allegations that were levelled at him by Pakistan? If he was considered guilty, we wouldn't have pursued his case ever. Yes. Yes, Parul. Do you think that the Pakistani government or the jail authorities did enough to provide Sarabjit Singh security while he was in prison? You know, it is the norm worldwide that ensuring the safety and security of prisoners, and this includes Sarabjit Singh, when they are incarcerated in prison, is the responsibility of the state authorities. And therefore, there cannot be two arguments in terms of the responsibility of the authorities in this matter, and we have taken this up previously. In fact, when we had concerns about the safety and security on this issue following the death of another Indian prisoner, Chambail Singh, in January, we had triggered what is known as the Judicial Committee. This is a mechanism of retired justices of the Indian and Pakistani courts who visit prisons to see about the conditions of prisoners in the country concerned. Despite not having talks at the official level or at the political level, we pursued with this following the incident in the case of Sri Chambail Singh, and finally were able to convince the Pakistani authorities.
तो विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। सरबजीत की मौत के बाद जिस तरीके से कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि विदेश नीति पर सवाल उठ रहे थे, तमाम सारे सवाल थे कि भारत की तरफ से अभी तक क्या कोशिश की गई सरबजीत के मसले को, ये वो तमाम सारे सवाल यहां दागे गए, जिसका जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिए। फिलहाल हमारे साथ पीडी शर्मा साहब बने हुए थे। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ इस हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए।